सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रीतिकाल के कवियों के परिचय के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यदि हम देखते हैं तो रीतिकाल के अंतर्गत मोटे तौर पर 3 धाराएं प्रवाहित हुई, जिसके अंतर्गत हम बात करें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरी काव्यधारा आती है रीति सिद्ध काव्यधारा। हम यदि बात करते हैं तो हमने रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत जो रीतिकाल के कवि थे उन कवियों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि रीतिसिद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत हमारे सामने केवल एक ही कवि के रूप में जो उभर करके आते हैं वो हैं बिहारी। बिहारी ने रीतिबद्ध काव्य परंपरा का एक विस्तार पूर्वक विवेचन किया था। उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था, केवल मात्र 713 दोहे लिख करके, और उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों का एक सम्मिश्रण स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसीलिए उन्हें जो है वह रीति सिद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत जो तीसरी धारा प्रवाहित हुई, वह तीसरी धारा जो थी वह रीति मुक्त काव्य धारा थी। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत यदि हम देखें तो एक विस्तार पूर्वक विवेचन हमारे सामने उभर करके आता है और कवियों का भी एक विस्तृत स्वरूप दिखाई पड़ता है जिन्होंने की रीति मुक्त परंपरा के अंतर्गत काव्य की रचनाएं की। क्योंकि रीतिबद्ध काव्य परंपरा के जो कवि थे उन्होंने नायक और नायिका के परस्पर मिलन का चित्रण किया, तो वहीं पर रीति मुक्त कवियों ने जो है वह नायक और नायिका के परस्पर विछोह का चित्रण किया। उन्होंने रीति मुक्त परंपरा के अंतर्गत ये माना कि नायक और नायिका एक दूसरे से दूर रहेंगे और दूर रहने पर उनके अंतर्गत जो प्रेम की प्रगाढ़ता है वह किस प्रकार से विस्तृत रूप से विकसित होकर के सामने आती है, उसका एक विशद स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर प्रेम की भावना एक स्वच्छंद रूप से उद्घाटित होती हुई प्रतीत होती है। हम देखते हैं कि यह रीति मुक्त परंपरा जो है वह 17वीं शताब्दी के साहित्य में रीतिबद्ध काव्य परंपरा की प्रवृत्ति जिस प्रकार से एक विकसित होती गई, किंतु उसके समानांतर काल में ही रीति मुक्त काव्य की परंपरा भी विकसित होती गई। इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने रीति के बंधन से हट करके साहित्य की रचना की। इन्होंने केशव, मतीराम और चिंतामणि के समान न तो किसी प्रकार का कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है और न ही बिहारी की भांति कोई रीतिबद्ध काव्य की उन्होंने रचना की है। इन रीतिमुक्त कवियों की संख्या लगभग 50 से अधिक मानी जाती है। रीतिमुक्त काव्य धारा के काव्य में सामाजिकता की घोर अवहेलना भी नहीं है और न ही रुग्ण श्रृंगारिकता का चित्रण दिखाई पड़ता है। इनके काव्य में मूलतः स्वांत सुखाय की भावना की प्रेरणा हमें देखने को मिलती है, अतः उनमें लोक संग्रह की परिपुष्टि की भावनाएं हैं। रीति मुक्त धारा में श्रृंगारी कवियों का श्रृंगार चित्रण एक भिन्न पद्धति पर चला है, अतः उनके काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विशिष्टताओं का हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं कि रीति मुक्त परंपरा के अंतर्गत हमारे सामने निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत हमारे सामने सबसे पहली रीति मुक्त काव्य परंपरा की प्रवृत्ति की बात आती है तो वह है स्वच्छंद संयम प्रेम का चित्रण। यदि हम बात करें रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवियों के विषय में तो हम देखते हैं कि इन कवियों ने प्रेम संबंधी जो दृष्टिकोण था वह अत्यंत व्यापक और उदार था। इन्होंने रीतिबद्ध कवियों के समान किसी प्रकार से बंधी बंधाई परिपाटी से पर आधारित प्रेम का चित्रण नहीं किया, अपितु रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं, कवि समयों के अनुसार होता रहा है। उनमें उन्मुक्त रूप से हृदय का स्पंदन नहीं आ सका। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रेम रसिकता की कोटि से आगे नहीं जा सका, परंतु रीतिमुक्त कवियों का प्रेम जो है वह स्वच्छंद और संयम है। उनने कहीं भी रीति के बंधे बंधाए सांचों में ढलने का प्रयास नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि रीति मुक्त जो कवि हैं उनका जो प्रेम की भावना है
वह अत्यंत ही स्वच्छंद और संयत रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए कवि घनानंद का एक जो दोहा है वह प्रेम के इसी स्वच्छंद और संयम प्रेम के स्वरूप को उद्घाटित करने वाला प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने कहा है, अति सूदो स्नेह को मार्ग जान एक सयानप बाक नहीं, ता सांच चले तजी आपन पो जिजके कपटी जे निशांक नहीं, तुम कौन तो पाटी पड़े हुलला मन ले हूँ पे दे हूँ छटांक नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके प्रेम का जो माध्यम है वह अत्यंत ही सीधा सरल है, सच्चा है, जहाँ पर किसी प्रकार का छल कपट आदि हमें देखने को नहीं मिलता है। अगले हम प्रवृत्ति की बात करें तो वह हमारे सामने आती है श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण। हम देखते हैं कि रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत श्रृंगार रस का जो मूलभूत रस जो इस काव्य धारा का माना गया है, उस काव्य धारा के श्रृंगार रस के अंतर्गत जो दो पक्ष माने गए हैं, एक होता है संयोग और वियोग पक्ष। यदि हम रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहां पर हमें संयोग ही संयोग दिखाई देता है, वियोग का पक्ष हमें कहीं पर भी उद्घाटित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इन कवियों ने अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। हम देखते हैं कि इनकी दोनों पक्षों के अंतर्गत तो मनोवृत्ति अवश्य रमी है, लेकिन इनका वास्तविक जो पक्ष जो उभर कर के सामने आया है वह वियोग पक्ष ही रहा है। कारण यह था कि संयोग में बाह्य जगत की प्रधानता होती है। हम देखते हैं कि संयोग के अंतर्गत बाहरी जगत को विशेष महत्व दिया जाता है, परंतु वियोग के अंतर्गत अंतर जगत की विशेष रूप से प्रधानता होती है। इसीलिए इस काव्यधारा के कवियों ने संयोग की अपेक्षा वियोग को बहुत ही महत्ता प्रदान की है और उनका मानना है कि बहिर्मुखी जो प्रेम है वह वास्तविक प्रेम नहीं माना जाता है, जो वह प्रेम की भावना है वह अंतर्मुखी होना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रेम की सघनता, तरलता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। उनका मानना है कि यदि हम बहिर्मुखी प्रेम का वास्तविक उद्घाटन करेंगे तो प्रेम का जो स्वरूप होना चाहिए वह पूर्ण रूप से उभर करके नहीं आ सकेगा। इसीलिए कवि की दृष्टि मुद्राओं, हाव भावों तक ही पहुंच पाती है। यानी कि हम यदि बहिर्मुखी की बात करें तो कवि जब वह कविता का वर्णन करता है तब वह केवल बाह्य हाव भावों का ही वर्णन करता है, वास्तविक रूप से वह चित्रण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने अंतर्मुखीता को बहुत ही अधिक महत्व दिया है और वह अंतःस्थल के प्रेम की अतल गहराइयों तक बैठने के लिए आतुर रहना चाहता है। इसीलिए इन्होंने जो है वियोग श्रृंगार को चुना और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत ही उन्होंने काव्य की रचना की है। तो हम देखते हैं कि रीतिमुक्त काव्य परंपरा में वैसे तो श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का चित्रण है, लेकिन वियोग पक्ष को विशेष महत्ता प्रदान की गई है। उनका एक दोहा भी है जिसके अंतर्गत उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, यह कैसी संयोग न जानी परे जूं वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयोग की अपेक्षा वियोग को उन्होंने अत्यंत ही महत्व दिया है। अब हम बात करते हैं इसी काव्य परंपरा की तीसरी प्रवृत्ति की, तो वह आती है भक्ति का स्वरूप। हम देखते हैं कि इन कवियों का वास्तविक वैसे उद्देश्य, रीतिकाल के कवियों का उद्देश्य जो है वह भगवान की भक्ति करना नहीं था। इनका उद्देश्य तो येन के प्रकारेण अपने बादशाह को खुश करना था, परंतु इन्होंने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत जो नायक और नायिका का जो आधार चुना वह राधा व कृष्ण को चुना और राधा और कृष्ण के आधार पर उन्होंने अनेक प्रकार की श्रृंगारिक रचनाएं की। इनका ये मानना था कि यदि हम इनके आधार पर यदि काव्य की रचना करते हैं तो यदि बादशाह उसे सुनकर के प्रसन्न होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा हम तो ये मानेंगे कि हमने भगवान की भक्ति ही की है। तो इनका ऐसा माना जाता है भक्ति के स्वरूप के अंतर्गत कि राधा और कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने उन्मुक्त कंठ से गान किया, किंतु इतने भर से इन्हें कृष्ण भक्त कवि सूरदास आदि की कोटि में कभी भी नहीं रखा जा सकता। वैसे तो बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर आदि ने भी राधा और कृष्ण के नाम का उल्लेख किया है, पर नामों का उल्लेख करने मात्र से ही इनको भक्त कवि कहना यह हमारी बहुत ही बड़ी भूल होगी। इसीलिए इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता का वास्तविक पुट था, इसीलिए इन्होंने राधा और कृष्ण को एक नायक और नायिका के रूप में चुना और केवल उनकी श्रृंगारिक रचनाएं की हैं, न कि उनका उद्देश्य भक्ति करना था। इसीलिए इनके संबंध में कहा जाता, आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है।
यानी कि आगे के कवि यानी कि राजा महाराजा यदि प्रसन्न हो जाएं तो यह हमारे लिए कविता होगी, अन्यथा हम तो ये समझेंगे कि हमने राधा और कृष्ण को स्मरण करने के लिए ही इस काव्य की रचना की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीतिमुक्त काव्य परंपरा का जो भक्ति का स्वरूप था वह केवल और केवल एक माध्यम के रूप में उन्होंने उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अगली प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो वह आती है प्रकृति चित्रण। हम देखते हैं कि रीतिमुक्त जो कवि है वह एक राजमहल में रह करके और वहीं पर बैठे बैठे काव्य की रचनाएं करता है और वह प्रकृति के वास्तविक अनुभव से बिल्कुल भी अनभिज्ञ होता है। फिर भी वह प्रकृति के दोनों ही रूपों, चाहे वह आलंबन हो व उद्दीपन हो, उसका पूर्ण रूप से उद्घाटन करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा प्रकृति का वास्तविक चित्रण होना चाहिए था वैसे चित्रण का स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता। हम देखते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति कहीं सजीव रूप में चित्रित नहीं हुई है। प्रकृति को इन कवियों ने उद्दीपन रूप में अधिक ग्रहण किया है। सेनापति की रचना में प्रकृति कहीं कहीं उद्दीपन के बंधन से मुक्त अवश्य मिल जाती हैं। गुमान मिश्र का कृष्णचंद्रिका नामक प्रबंध काव्य इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें कवि ने संस्कृत कवियों के समान प्रकृति के खुले दर्शन करवाए हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए था वह स्वरूप यहाँ पर उद्घाटित नहीं होता। केवल प्रकृति का आलंबन नहीं, उद्दीपन स्वरूप ही हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो वह आती है तात्कालीन सांस्कृतिक झांकी। तात्कालीन सांस्कृतिक झांकी की बात करें तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के कवि होने के कारण इन्होंने देश के सांस्कृतिक बिंब को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रीतिबद्ध कवि बसंत के वर्णन के अंतर्गत होली के त्योहार, गुलाब की गारद और केसर के कीच के वर्णन से आगे नहीं बढ़ सके, परंतु इन रीतिमुक्त कवियों ने अपनी स्वच्छंदता की दृष्टि के कारण से देश के आनंद और उल्लास में पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। ठाकुर ने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन का वैभवमयी चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने आखातीज, गणगौर, वट सावित्री और होली आदि के बड़े ही भावुक चित्र प्रस्तुत किए हैं। नरोत्तम दास की रचनाओं में यदि हम देखें तो उन्होंने उस समय का दीनहीन भारत का जो वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया वैसा हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। रीतिबद्ध कवियों में चित्रित विनोदों में कलात्मकता, सूक्ष्मता का स्थान विलासिता ने ले लिया, परंतु उत्तर रीति कवियों ने विनोदों के नाम पर विलास के उपकरणों की जमकर चर्चा हुई है। रीति काव्य में चित्रित ऐश्वर्य विलास के उपकरणों पर विदेशी प्रभाव की कल्पना भी सर्वथा निराधार दिखाई पड़ती है। तो हम देखते हैं कि इस काल के कवियों की तात्कालिक सांस्कृतिक झांकी एक विस्तृत रूप से दिखाई देती है। इस अगली काव्य परंपरा की यदि हम बात करें तो वह आती है हमारे सामने काव्य पद्धति। काव्य पद्धति की यदि बात करें तो इस धारा के कवियों ने आरंभ में रीतिबद्ध कवियों के समान रीति नियमों को ग्रहण किया, परंतु धीरे धीरे उसका परित्याग कर दिया। इन कवियों ने रीतिकाल के प्रचलित कवि समयों और रूढ़ियों को अपनाया। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त सभी कवियों ने नेत्र व्यापार संबंधी उक्तियां समान रूप से पाई जाती हैं। रीतिबद्ध कवियों के समान रसखान, आलम, ठाकुर, गणानंद में खंडिता की उक्तियां मिलती हैं। स्वच्छंद कवियों ने इस पद्धति को ग्रहण इसलिए किया कि प्रेम वैमनस्य के लिए उन्हें भी भारतीय काव्य पद्धति में यही बात अनुकूल दिखाई पड़ती है। इस प्रसंग में यह बात स्मरणीय रही है कि इन स्वच्छंद कवियों ने खंडिता के घोतक चिन्हों के ब्यौरे प्रस्तुत न करके उनके हृदय को दिखलाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि इनकी जो काव्य की जो प्रवृत्ति है वह पूर्ण रूप से एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। क्यों? इसीलिए उन्होंने काव्य की जो मोटे तौर पर जो दो पक्ष होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, तो इन्होंने मुक्तक काव्य को ही मूलभूत रूप से चुना क्योंकि उसके माध्यम से ही उस अंतर्मुखी भावना को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो वह आती है मुक्तक शैली। हम देखते हैं कि इस काव्य धारा के वैसे तो सभी कवि जो हैं वो मुक्तक शैली को अपनाए हुए हैं और उन्होंने मुक्तक शैली के अंतर्गत ही समूचे काव्य की रचना की है। उसका वास्तविक कारण यह था कि उस समय के वातावरण के अनुकूल यह शैली बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी। इस धारा के कवियों में
इस शैली का मूलभूत रूप से बोलबाला था, लेकिन कहीं कहीं पर हमें कुछ प्रबंधात्मक ग्रंथ भी हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे आलम नामक जो कवि थे, उन्होंने अनेक प्रकार के प्रबंध काव्यों की रचना की, जिसमें माधवानल, कामकंद कला, सुदामा चरित्र और श्याम स्नेही नामक 3 प्रबंध काव्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार से बोधा ने भी माधवानल, कामकंद कला या वीरह वारिस नामक प्रबंध काव्य की रचना के आधार पर प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काव्य धारा के अंतर्गत जो मूलभूत शैली रही है वह मुक्तक शैली ही रही है।